हेलो। आज मैं आपको क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 8, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। ये समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पे देखते हैं। टेलीविज़न वगैरह पे बताया जाता है कि आज कल का मौसम कैसा रहेगा या आज का मौसम किस तरीके का रहा था, ठीक है। तो मौसम किसे बोलते हैं? मौसम जो है ना, वायुमंडल में, वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा है उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो मौसम क्या होता है? वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। जैसे सुबह के टाइम पर सर्दी है तो सुबह का मौसम कैसा होगा? थोड़ा ठंडा। दोपहर के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दोपहर का मौसम कैसा रहेगा आपका? गर्म। किसी टाइम पर जैसे मान लीजिए शाम को बारिश हो रही है तो वो शाम का मौसम कैसा हो गया? वर्षा, ठीक। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, तो जो मौसम है ना वो किस किस से निर्धारित किया जाता है? तापमान, टेम्परेचर से, वर्षा, रेन, सूर्य का विकिरण मतलब कि सूर्य से आने वाली जो किरण है, इनके द्वारा मौसम निर्धारित होता है कि किसी दिन का मौसम या किसी समय का मौसम किस प्रकार का रहेगा। उस टाइम पर गर्मी ज़्यादा होगी या बरसात रहेगी या जो भी, ठीक है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गर्मियों के मौसम में तो ऊनी वस्त्र तो आप पहनोगे नहीं, ठीक। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, तो गर्मियों के टाइम पे कैसा खाना पीना पसंद करते हैं? ठंडे पदार्थ। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। तो एक टाइमिंग तो ऐसी होती है कि जब आपको ऊनी वस्त्र पहनोगे तो गर्मी लगेगी, और एक टाइमिंग ऐसी भी आती है जब ऊनी वस्त्र नहीं पहनोगे तो आपको क्या लगेगी? ठंड। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हो, तो जिस टाइम पर ठंडी और तेज़ हवा है तो उस टाइम पर कैसी चीज़ें खाओगे? आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। सामान्यतः भारत में क्या 4 प्रकार के मौसम होते हैं। एक होगा आपका दिसंबर से फरवरी के महीने तक का मौसम होता है, जो कि कौन सा मौसम कहलाता है? ठंडा मौसम या सर्दी का मौसम, ठीक। फिर है मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी का मौसम रहता है मार्च से मई तक। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। जून से सितंबर तक क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसे बोलते हैं वर्षा। तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों रखा गया है? तो जो वर्षा होती है, तो वर्षा क्या होती है भारत में? दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम से कैसे? भारत ये अब यहाँ से जो है बारिश होती है भारत में, ठीक। जून से लेकर सितंबर तक तो बारिश जो होती है तो वो जो हवाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं? आपकी अरब सागर से। तो अगर आपको मैंने ये बताया था, आपको अगर ध्यान हो कि दिशाएं कैसे निर्धारित की जाती है, तो भारत में जो है वर्षा की हवाएं कहाँ से आ रही हैं, तो आपको भारत में अपने आप को कहाँ समझना पड़ेगा? बीचों बीच में। अब यहाँ मान लीजिए आप अपने आप को, और फिर यहाँ से अगर जो है दिशाएं देखोगे तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूरब। तो ये कौन सी आपकी? दक्षिण। इस जगह पर दक्षिण है, दक्षिण, और यहाँ पर कौन सी है? पश्चिम। और जो मानसूनी हवाएं हैं वो कहाँ से आती हैं? यहाँ से, अरब सागर से। तो ना तो वो पश्चिम से आ रही ठीक से और ना ही दक्षिण से, तो ये वाली भी एक दिशा कहलाती है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम से। तो जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो किस दिशा से आती हैं भारत में? दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। फिर है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, सरल। तो अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है कि जो आपकी मानसूनी हवाएं आई थी भारत में, वो कहाँ से आई थी? दक्षिण पश्चिम से। यहाँ से आते हुए किस तरफ को जाती हैं? ये यहाँ पर जाती हैं तिब्बत के पठार की ओर, यहाँ पर तिब्बत के पठार की ओर। तो इस तरफ जाते जाते क्या होता है कि बीच में जो है ना, एक तो हिमालय पड़ जाता है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत रहते हैं, जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। और जैसे ही क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचने तक होती है ये मानसूनी हवाएं, वैसे ही क्या होता है कि गर्मी का मौसम यहाँ पर क्या है, थोड़ा सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पबने क्या वापस जाने लगती हैं।
तो जब ये पवन है ये वापस अपनी दिशा में इस तरीके से जाती हैं तो उसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक, नेक्स्ट दिया आपका शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान कम हो जाता है। तो जब सर्दियों का मौसम होता है भारत में, तो उस टाइम पे क्या है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो भारत में क्या है, सीधी नहीं पड़ती हैं। तो ठंडा मौसम किस टाइम पर होता है आपके इंडिया में, वो होता है लगभग 22 दिसंबर के टाइम पे। ठीक, दिसंबर से लेके आपका जैसे ये दिया है ना आपका दिसंबर से फरवरी तक। ठीक, तो दिसंबर से फरवरी के टाइम पे क्या होता है, भारत कहाँ पर है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो पृथ्वी है, सूर्य यहाँ पर है, तो पृथ्वी का कौन सा दक्षिणी गोलार्ध किस तरफ है, सूर्य की ओर है, और उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य से दूर है। दूर होने की वजह से जो है सूर्य की किरणें भारत पर भी आती होंगी, तो वो कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। और जब तिरछी पड़ेंगी भारत पे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्दी का मौसम आ जाएगा। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ऋतुओं से रिलेटिव जो मौसम है उससे रिलेटिव जो देख रहे हैं वो केवल इंडिया के लिए देख रहे हैं बस। तो ग्रीष्म ऋतु किस टाइम पे होती है, जैसे जून के टाइम पर होती है। ठीक, आपके मार्च से लेके मई जून तक। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका होता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य से दूर होता है। भारत किस साइड में, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो वो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की ओर जो भारत की ओर जो पृथ्वी की ओर और भारत की ओर जो किरणें आती हैं वो कैसी पड़ती हैं, भारत पर सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पर जो है मौसम कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, अब ये जो मौसम गर्म हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। दिन के समय में जो हवाएं हैं वो कैसी रहेंगी, गर्म और शुष्क। शुष्क का मतलब होता है कि हवाओं में जो नमी है वो ना के बराबर होगी। नमी होती है हवाओं में, मतलब कि पानी की मात्रा। अब इस तरीके की जो हवाएं बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं और वो किरणें किस तरीके से जो है तिरछी होने पर गर्मी महसूस कराती हैं, और सीधी होने पर किस तरीके से जो आपकी तिरछी होने पर तो आपको ठंडक महसूस कराएंगी, और सीधी होने पर आपको गर्मी का मौसम महसूस कराएंगी। तो अगर जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य से दूर की ओर होगा तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से तिरछी किरणें पड़ेंगी, और तिरछी किरणें पड़ने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, मौसम सर्दी का रहेगा। और जब पृथ्वी का भाग सूर्य की ओर सीधा रहेगा तो वहाँ पर किरणें सीधी रहेंगी, और सीधी रहने की वजह से वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, शीत ऋतु हो गया। ग्रीष्म ऋतु। अब इसके बाद में दिया हुआ आपका दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मानसून के आने, मानसून क्या होता है, मतलब कि बारिश के आने का समय है, और उसके भारत में आगे बढ़ने का समय। भारत में वो क्या विभिन्न भागों में जो है आकर फैल जाएगा। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। तो भारत के पास में जो समुद्री जो जल राशि है, बड़ी बड़ी जो सागर हैं, तो वो कौन कौन से, एक तो है बंगाल की खाड़ी है, दूसरा कौन सा, अरब सागर। तो यहाँ से क्या होती हैं, जो हवाएं होती हैं यहाँ से आएंगी वो भारत में आकर फैल जाती हैं, जो अपने साथ नमी भी लेकर आती हैं। अब ये जो हवाएं हैं तो वो कहाँ से आ रही हैं, आपकी वायु है वो कहाँ से आ रही है, समुद्री क्षेत्र से, सागर से। तो वहाँ से जब ये आएंगी तो वहाँ से क्या लेकर आएंगी, सागर में क्या होता है, जल होता है, तो वो जल साथ में लेकर आएंगी, मतलब अपने साथ नमी ले आती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है, और जब ये पवनें भारत में आएंगी, भारत में उपस्थित पहाड़ों से टकराएंगी तो अब क्या होती है, बारिश। यहाँ से अरब सागर से आएंगी और यहाँ बंगाल की खाड़ी से,
अब यहाँ से जब ये आएंगी तो ये अपने साथ यहाँ से क्या लेकर आएंगी, नमी, और नमी लेकर आएंगी, और भारत में जो उपस्थित पहाड़ पर्वत है उनसे ये जो है पवनें टकराएंगी। तो वहाँ पर क्या है कि ये पवनें टकराने की वजह से एक जगह रुकी रह जाती हैं, और जो नमी है वो नमी क्या होती जाती है, एक ही जगह पे इकट्ठा होती जाएगी, और ज़्यादा नमी इकट्ठा होने के बाद में क्या हो जाएगी, वहाँ पर बारिश होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। अब ये जो मानसून भारत में आ चुका है तो वो क्या होता है कि आपका अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, अक्टूबर से जो है वापस आना शुरू हो जाता है। मतलब जो मानसूनी वायु भारत में आ चुकी है अंदर स्थल रूप से, तो वो वापस कहाँ जाने लगती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर। यह मानसून के लौटने का समय होता है। शरद ऋतु कौन सा होता है, मानसून के लौटने का समय। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है। तो भारत के दक्षिणी भागों में भी कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तमिलनाडु। वहाँ पर क्या होता है इस मौसम में, शरद ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर 3 महीने तक की होती है, वहाँ पर बारिश होती है। अब बारिश होने का क्या कारण है, तमिलनाडु में जो है जून से लेके सितंबर के टाइम पे बारिश नहीं होती है। क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर तमिलनाडु आपका स्थित है। अब आपको जब मैंने मैप बताया था तो मैप में बताया था कि जो भूरा कलर होता है वो कैसे होकर आता है, पहाड़ों को। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो है मानसून आता है जून के टाइम पर, तो मानसून आने पर क्या होता है वो इस तरीके से सीधा चला जाता है, और यहाँ पर आने वाला मानसून कैसे चला जाएगा, यहाँ से इस तरीके से, किसी प्रकार से कोई पहाड़ी उससे टकराएगी, पहाड़ियों से नहीं टकराएगा। और यहाँ पर क्या होती है, जो जून से लेकर सितंबर के टाइम पे बारिश नहीं होती। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून होता है तो पवनें क्या होती हैं, इस तरीके से यहाँ से वापस जाती है। जब वापस जाती हैं तो जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल है, वहाँ से पवनें वापस जाएंगी। तो वापस जाने पे क्या है कि वो वापस पहले कहाँ पर आएंगी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आने पर वहाँ पर क्या होता है, जो मौसम थोड़ा गर्म होगा तो उसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी में जो जल है वहाँ से नमी ले लेंगी। नमी लेने के बाद में फिर ये आगे बढ़ेंगी, तो आगे बढ़ने के बाद में ये कहाँ पर पहुँचेंगी, ये आपकी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में फिर उस टाइम पर जो पेड़ पौधे हैं और जो छोटी इस जगह पर जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इससे टकरा कर रुक जाएंगी। रुकने के बाद में यहाँ पर जो है लौटते हुए मौसम से क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जाने के टाइम पे भी ये पहाड़ियों से टकराते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, टकराने के बाद में इस क्षेत्र में बारिश कराते हैं जो कि केरल है। उसके बाद में जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर कोई पहाड़ी नहीं है, और पूरा जो मानसूनी पवनें वो सीधी चली जाती हैं और वापस के टाइम पे यहाँ टकराती हैं, बारिश यहाँ पर तमिलनाडु में कराते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट दिया हुआ है आपका किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। तो कोई भी जो है स्थान है वहाँ पर क्या किया जाता है, एक लंबे समय तक देखा जाता है कि उस जगह पर ज़्यादा क्या है। जैसे 12 महीने, जैसे 12 महीने तो नहीं, 20 साल तक गर्मी ज़्यादा रहती है या 20 साल तक सर्दी ज़्यादा रहती है। जिस तरीके से अगर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ का जो है जलवायु कैसी हो जाएगी, गर्म। सर्दी ज़्यादा रहेगी तो जलवायु कैसी हो जाएगी, ठंडी। ठीक, तो किसी, ये इम्पोर्टेंट है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जलवायु जो है डे बाई डे चेंज नहीं होती। मौसम क्या होता है, डे बाई डे चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे सुबह मौसम कुछ अलग हो सकता है, शाम को मौसम कुछ अलग और रात में अलग, लेकिन जलवायु जो है एक बार अगर निर्धारित कर दी गई है तो वो कई सालों तक एक समान ही रहेगी। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जो जलवायु उसे क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून जो शब्द लिया गया है वो अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, उष्ण कटिबंध या आपको कटिबंध समझाए थे, जिसमें क्या है कि एक, अगर कोई पृथ्वी को देखा जाए
और पृथ्वी पर जो है आपका देशांत अक्षांश की रेखाएं समझाई थी मैंने, तो एक होती है विषुवत रेखा 0 डिग्री, उसके बाद में एक होती है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, और एक होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, जो दक्षिणी है जो उत्तरी है उसे बोला जाता है आपका मकर रेखा। यहाँ पर होगा उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ पर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी, इसे बोला जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री से मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये जो भाग होता है इसे बोला जाता है आपका उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी आती हैं अधिकतर समय तक, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, इसलिए उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्म। इसके बाद में कौन सा भाग, एक ये आपका कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच वाला, और एक मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला। ये यहाँ पर क्या होता है सर्दी भी रहती है और गर्मी भी रहती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका शीतोष्ण। मतलब कि शीत मतलब ठंडा, और उसके बाद में उष्ण मतलब कि गर्म, दोनों मिक्स, तो इसको इन भागों को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है आपके उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो दोनों भाग हैं इनको बोला जाता है आपका शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और ठंड का एक पर्यायवाची शब्द ही है शीत, इसलिए इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, तो ये सारे जो वर्ड लिए गए हैं, उष्ण मतलब गर्म का पर्यायवाची शब्द है, तो जहाँ पर गर्मी का मौसम है उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं, जहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों है तो उसे शीत प्लस उष्ण मतलब ठंडा प्लस गर्म शीतोष्ण कटिबंध। जहाँ पर केवल सर्दी है इस जगह पर भी शीत कटिबंध रहता है, जहाँ पर केवल सर्दी है उसे क्या बोलेंगे शीत कटिबंध। तो भारत कहाँ पर आपका स्थित है, भारत जो है यहाँ पर स्थित है लगभग इस क्षेत्र में, तो वो उसका जो अधिकतर भाग माना जाता है वो कहाँ पर माना जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत को माना जाता है। ठीक, तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत में जो मानसूनी पवन से वर्षा होती है वो क्यों होती है, क्योंकि भारत कहाँ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, भारत में जो कृषि होती है वो किस पर निर्भर है, वर्षा पर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर आपका मानसून अच्छा रहेगा तो बारिश कैसी होगी, सही होगी, और फसल का उत्पादन कैसा होगा, वो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, वो दिया है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो कोई भी क्षेत्र हो उसकी जलवायु कैसी रहेगी, वो कैसे पता पड़ता है, स्थिति कैसे, अगर वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा तो वहाँ की जो जलवायु कैसी होगी, थोड़ी गर्म होगी। शीतोष्ण क्षेत्र में होगा तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण। और शीत कटिबंध में वो क्षेत्र होगा तो उसे वहाँ की जलवायु कैसी हो सकती है, शीत कटिबंध में ठंडी हो सकती है। ऊंचाई, अगर कोई क्षेत्र है वो क्या समुद्र तल के बिल्कुल बराबर पे है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी क्या रहेगी, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा या गर्म रह सकता है। वो थोड़ा सा समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ भी नॉर्मल या गर्म टेम्परेचर, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा ऊंचाई हो जाए तो वहाँ पर क्या होगी, थोड़ी ठंडक रहेगी। समुद्र से दूरी, जो क्षेत्र समुद्र के पास में होते हैं तो वहाँ पर जो है जलवायु कैसी रहती है, सामान्य जलवायु रहती है, ना तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच के होते हैं विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो कि हमारे पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाई जाती हैं। ठीक, जैसे हिमालय, भारत में हिमालय की वजह से जो है भारत में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। पूरे भारत में अगर हिमालय ना हो तो एशिया से क्या बहुत ज़्यादा ठंडी आवाज़ आए,
और पूरे इस भारत में क्या है, बहुत 12 महीने क्या रहेगी, सर्दियाँ रहेगी लगभग। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अब भारत में क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो चावच है, कोई क्षेत्र जो है समुद्र के पास में है, कोई क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है, कोई क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध के पास में है, और कोई क्षेत्र जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध पर है। तो इसलिए क्या है, भारत में जो मौसम है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, तो ये दोनों क्षेत्र कैसे बहुत ज़्यादा गर्म है। जबकि उसी टाइम पर जब जम्मू तथा कश्मीर के द्रास तथा कारगिल में बर्फीले ठंड होती हैं। अब यहाँ पर तो बर्फीली ठंड होती नहीं है, और यहाँ पर बर्फीली ठंड, और दोनों क्षेत्र हैं एक ही देश में। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई और कलकत्ता की जलवायु कैसी है, मध्यम, मतलब एक समान है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र कैसे हैं, तटीय, समुद्र के पास में, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। आर्द्र मतलब कि उनमें वहाँ पर बहने वाली जो वायु है उनमें क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, वायु में पानी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है, जो कि क्या है, भारत के मेघालय प्रदेश में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो इंडिया में है, और इंडिया ही में एक ऐसा क्षेत्र है जैसलमेर जहाँ पर क्या है, कभी कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है बारिश के मौसम में। ठीक, नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है तो केवल किन की बात होगी, आपकी जो है पादपों की। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा होता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, तो कुछ पौधे कैसे होते हैं, छोटे, उन्हें क्या कहा जाता है, झाड़ी। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे, कैक्टस होता है और जिनमें फूल लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, झाड़ी। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। अब इसके अलावा क्या बहुत से लंबे होते हैं जिनमें क्या बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे नीम, आम। ठीक, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। ये बड़े तो हैं लेकिन फिर भी पत्तियां क्या बहुत कम, जैसे नारियल। अब नारियल में पत्तियां भी कम और शाखाएं भी कम होती हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। घास, ऐसी घास जो कि मनुष्य ने ना उगाई हो, झाड़ियाँ जो कि मनुष्य ने ना उगाई हो, और पौधे जो कि मनुष्य ने ना उगाए हो, बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति। जैसे आप घर पर बागवानी कर रहे हो तो वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, नेचर खुद से ही जिन वनस्पतियों को उगाती है उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये जो पौधे होते हैं, घास है, ठीक है, और लंबे लंबे वृक्ष है, एक दूसरे से कैसे अलग है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर जो है आपके पादप कैसे होंगे, घने, और पेड़ पौधे कैसे होंगे, बहुत लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे। और जहाँ पर बारिश की मात्रा कम होती जाएगी वहाँ पर पादपों की हाइट जो है क्या होती जाती है, कम। मतलब जहाँ घास मिलती है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और जहाँ पर थोड़े ऊंचे पौधे मिलेंगे वहाँ पर बारिश नॉर्मल होती होगी, और जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचे पौधे मिलेंगे वहाँ पर बारिश क्या होती होगी, सर्वाधिक। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है आपके पादपों की हाइट के हिसाब से किस प्रकार के पौधे मापे जाते हैं। अब ऐसे पादप जिनकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर तक होती है, तो वो क्या होती है, एक तरीके से घास रहेगी। और जिनकी हाइट जो मैक्सिमम 5 मीटर, 5 मीटर से कम भी हो सकती है, 5 मीटर, उन्हें क्या बोलते हैं, झाड़ी वाले परत। यहाँ तक क्या होते हैं, झाड़ी वाले पौधे रहते हैं। अब जिनकी हाइट क्या हो जाती है आपकी 20 मीटर तक, उन्हें बोलते हैं तरुण वृक्ष। ठीक है, 20 मीटर तक, जैसे आपके आसपास जो नीम वगैरह लगे रहते हों। फिर 40 मीटर तक के उन्हें बोलते हैं बितान। ठीक,
और जो 60 मीटर तक सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो पौधे होते हैं वो कितने 60 मीटर तक जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, वहाँ तक के जो पौधे होते हैं उन्हें उद्गामी परत के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट दिया है आपका, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। तो जो प्राणदायक गैस है वो कौन सी, ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए और खुद का स्वयं से भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे आप और मैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को जो है पकड़ कर रखती हैं। जिससे क्या होता है कि अगर कभी बारिश होती है बहुत तेज़ तो पानी क्या होता है, भूमि पर ऐसे बहता हुआ चला जाता है। अगर पेड़ पौधों के यहाँ, पेड़ पौधे जो है जड़ों, पेड़ पौधों की जड़ें भूमि को बांध कर रखी होंगी तो वो जो है मिट्टी पानी के साथ में बहकर नहीं जाएगी। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ये अपरदन का मतलब क्या होता है, टूटना। और पानी अगर बहता रहे मिट्टी पर, पेड़ पौधे वहाँ पर लगे नहीं हैं तो वहाँ की मिट्टी टूटकर पानी के साथ में बहकर चली जाएगी। तो इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, मिट्टी का अपरदन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो वन से हमें ईंधन मतलब कि आपकी लकड़ियाँ वगैरह को ईंधन के रूप में कार्य में लिया जाता है। लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं। चारा मिल रहा है जानवरों के लिए, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लाख मिलती हैं, लाख की जो चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, शहद मिलता है, गोंद इत्यादि। ठीक है। वन जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन क्या है, जो वन जीव होते हैं जैसे बाघ है, शेर है, हिरण है, उनके लिए कैसे प्राकृतिक निवास है, जो कि प्रकृति ने खुद से ही बनाकर वन जीवों को दिए हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई। आज के टाइम पे क्या है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हो रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने खुद से स्वयं बना कर दी थी, जब उनको जो है बहुत अधिक मात्रा में काट रहे हो, जितना प्रकृति द्वारा से बना कर नहीं दे पा रही उससे ज़्यादा काट रहे हो तो क्या हो रहा है, वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है वन्य प्राणी। अभी केवल जो है वनस्पति के बारे में पढ़ा था, अब है वन प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास होते हैं। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के क्या होते हैं, निवास होते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों। सरीसृप जो होते हैं वो जो आपके जैसे सांप है, वो क्या करता है, रेंग के चलता है, तो इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको क्या कहा जाता है, सरीसृप। उभयचर रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पक्षी जो उड़ते हैं आप जानते ही होंगे। स्तनधारी रहते हैं, तो स्तनधारी इस तरीके के जीव जंतु जो कि अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तनधारी। कीट जो छोटे छोटे रहते हैं वही कीट। कृमियों मतलब कि आपके जैसे केंचुआ वगैरह का निवास होता है। तो वनों में इन जीवों का क्या होता है, निवास रहता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है और देश के विभिन्न भागों में ये मिलता है। ठीक। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात का जो गिर वन है वहाँ पर क्या है, एशियाई शेर निवास करते हैं, मिलते हैं। हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो भारत में हाथी और एक सिंग वाले गैंडे कहाँ पर मिलते हैं, असम के जंगलों में। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं बहुत अधिक मात्रा में। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जानवर किस जगह पर मिलता है। जंगली बकरी, हिमतेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर है,
सियार है, भेड़िया है, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में मिलते हैं। ये सारे क्या वन्य जीव है। ठीक, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। तो जैसे जंतु हैं उसी प्रकार से क्या है पक्षी भी है। और भारत में क्या बहुत सारे पक्षी मिलते हैं अलग अलग किस्म के। तो मोर जो है हमारा भारत का क्या राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी कौन कौन से मिलते हैं? तोता है, मैना, कबूतर, बुलबुल और बत्तख इत्यादि, कौआ है जैसे। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं। तो भारत में क्या बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। जिस तरीके से एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है किसके लिए? शेर के लिए, कि वहाँ पर शेर आराम से रह सके और शेर की देखभाल की जाती है। इसी प्रकार से क्या भारत में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है, यहाँ पर क्या पक्षी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिससे पक्षी वहाँ पर आसानी से रह सके। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। तो जो भी उद्यान होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, तो उनमें क्या पक्षियों का कोई शिकार ना कर सके, ऐसे जंतुओं के लिए बनाए जाते हैं। तो जंतुओं के शिकार पर वहाँ पर रोक रहती है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले, तो ये जो है 5 पक्षियों के उद्यानों के बारे में आप लोग सर्च करना। आप जहाँ से भी है तो अपने प्रदेश में पाए जाने वाले कोई भी 5 उद्यान मिल जाएं तो उनके आप नाम नोट कर लेना। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में सांपों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। सरीसृप बोला जाता है इनको, सरीसृप श्रेणी में रखा जाता है। उनमें कोबरा और करैत प्रमुख है। तो भारत में जो सबसे प्रमुख सांप है वो कौन कौन से? कोबरा और करैत। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवियों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। जब शिकार हो रहा है जानवरों का और साथ ही साथ में उनका घर जो है उनसे छीन लिया जा रहा है। उनका घर क्या होता है? वन। तो क्या हो रहा है कि जो प्रजातियां वन्य जीव वो क्या हो रहे हैं? तेज़ी से कम हो रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना, तो सरकार ने क्या है हाथियों और बाघों को बचाने के लिए क्या है एक बाघ परियोजना चलाई है और एक कौन सी हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसी और भी परियोजनाएं हैं। ठीक है। तो आप क्या करना कि कुछ जो पशु विहार हैं उनके नाम और वो किन क्षेत्रों में मिलते हैं ये नोट डाउन करना आप। ठीक। नेक्स्ट दिया है आपका, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, जैसे कि है कि जो जानवर हैं उनको क्या किया जा रहा है? शिकार किया जाता है। तो शिकार क्यों किया जाता है? कि उनके शरीर के विभिन्न भागों से जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है जिनको क्या है कि जो और लोग होते हैं वो क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो खरीदने की वजह से ही क्या होता है? शिकारियों को क्या है एक तरीके से उनको लालच आता है कि हम इन जानवरों की ये चीज़ें बनाकर या ये चीज़ें लेकर बेचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जब अगर आप और हम उन जानवरों से बनने वाले जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको उन पदार्थों को खरीदने से क्या कर दें? इनकार कर दें, तो शिकार क्या अपने आप ही कम होने लगेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर, तो जो हर साल क्या है हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं तथा वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है। तो ये वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है? जो वन्य जीव हैं तो उनको जो है उनका घर संरक्षित रहना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, ये चीज़ लोगों को समझाई जाती है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और दिया है थोड़ा सा, वो है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पिनटेल बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लेटिन स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। तो जो ऐसे पक्षी जो कि हमारे देश के नहीं हैं और बल्कि किसी अन्य देश से हमारे देश में आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? प्रवासी पक्षी, जो कुछ समय तक भारत में रहेंगे और फिर वापस अपने देश में चले जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट हमारे जिसका वजन कितना है? 15 ग्राम। भारत में जो है एक सबसे छोटी पक्षी आती है जिसका वजन कितना? 15 ग्राम।
ये कहाँ से आती है? आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एनसीईआरटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन्हें समझाने के लिए वीडियो बनाई है। तो आज ज्योग्राफी के क्लास 6 की ये बुक कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। अब इनमें जो चैप्टर होते हैं उन चैप्टरों में यहाँ पर ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ही अपने मन से समझ के कर लिया कीजिए, और बाकी मैंने ये समझा ही दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक।